मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। संविधान संशोधन पर पिछली 2 चर्चाओं में हमने यह पाया कि भारतीय संविधान में वैसे संशोधन की 3 पद्धतियां हैं और 3 पद्धतियों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला है बिल्कुल संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत, दूसरा है संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और तीसरा है संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। लेकिन इसमें एक बात उल्लेखनीय है जिसे आपको याद रखना चाहिए कि जिन संशोधनों को संसद अपने साधारण बहुमत से पारित करती है उसे संशोधन का भाग नहीं माना जाता। इसलिए अनुच्छेद 368 में केवल जो 2 पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, संसद के दोनों सदन का 2/3 बहुमत और दूसरा है 2/3 बहुमत संसद का और आधे से अधिक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, इन 2 पद्धतियों को हमें संशोधन की पद्धति माननी चाहिए। यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न में यदि अनुच्छेद 368 को फोकस करके पूछा जाता है तो आपका उत्तर यही होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की केवल 2 पद्धतियां हैं और ये दोनों पद्धतियां जो अभी थोड़ी देर पहले बताया वही है। लेकिन संविधान की टेक्स्ट बुक में जो पाठ्य पुस्तक हम संविधान की पढ़ते हैं उसमें संविधान संशोधन की 3 पद्धतियां बताई जाती हैं जो अभी मैंने इसका उल्लेख किया। और इसके अंतर्गत किन प्रावधानों को संविधान के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद हैं, जो भी अनुसूचियां हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन महत्व सबका अलग अलग है। तो जिन प्रावधानों का कम से कम महत्व है उन पर संशोधन संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से कर सकते हैं। जो अति महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उपबंध है, उन पर संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति की व्यवस्था की गई है। और इन दोनों के बीच में जो मध्यवर्ती उपबंध है, जो मध्यवर्ती मध्यम महत्वपूर्ण है, उनके लिए संसद के दोनों सदनों का केवल 2/3 बहुमत चाहिए। आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं। इस संशोधन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, उन पर थोड़ा सा चर्चा करें। क्या सबसे पहली बात कि संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरस्थापित किया जा सकता है, मतलब पेश किया जा सकता है। पुरस्थापना मतलब पेश करना। सबसे पहले तो संसद के किस सदन में पेश किया जाए यह सरकार तय करती है। लोकसभा में भी स्थापित किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पुरस्थापित किया जा सकता है। और संशोधन के मामले में दोनों सदनों की शक्तियां समान है। दूसरी विशेषता, समान शक्ति सहमति आवश्यक। तो संशोधन के मामले में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान है और किसी भी संशोधन विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य है। यदि मान लीजिए एक सदन ने पास किया, दूसरा सदन ने पास नहीं किया संशोधन विधेयक, तो क्या होगा? वह संशोधन विधेयक रद्द हो जाएगा। लेकिन जो साधारण कानून के विधेयक होते हैं, कानून बनाने वाले जो विधेयक होते हैं, इन विधेयकों पर लोकसभा की शक्तियां अधिक हैं और यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आमंत्रित करते हैं और उस संयुक्त सत्र में लोकसभा की विजय होती है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगने से भी अधिक है। लेकिन संशोधन के मामले में ऐसा नहीं है। संशोधन के मामले में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं और कोई भी संशोधन विधेयक पारित तब माना जाएगा जब दोनों सदन उस विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने संविधान में संशोधन के लिए 44वां विधेयक पेश किया। 44वां संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, कांग्रेस का बहुमत था।
इसलिए कांग्रेस ने उसमें कुछ संशोधन सहित उसको वापस किया, पास किया। जब संशोधन सहित पार किया तो लोकसभा जनता पार्टी सरकार के सामने एक विकल्प, दो ही विकल्प थे कि या तो संशोधन विधेयक को समाप्त कर दिया जाए या राज्यसभा जैसा कहती है उसके अनुरूप विधेयक में संशोधन किया जाए। तब लोकसभा ने अर्थात जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस जैसा चाहती थी उसी के अनुरूप उसने संशोधन विधेयक में संशोधन किया, सुधार किया और उसके बाद उसको पास किया। जब दोनों सदनों की सहमति मिली, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ और तब जाकर के 44वां संशोधन सामने आया। तो दोनों सदनों की शक्तियां समान है और इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाया नहीं जाता। फिर राष्ट्रपति की अनुमति, जब संशोधन विधेयक अपने निश्चित प्रक्रिया को पूरा कर लेता है, मतलब यदि मान लीजिए केवल संसद की स्वीकृति चाहिए तो संसद के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, अथवा राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है तो आधे से अधिक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति मिल गई, तब फिर उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर वीटो या पॉकेट वीटो का उपयोग नहीं कर सकते, उस पर वो सिग्नेचर कर देंगे, मतलब अनुमति दे देंगे। केवल साधारण विधेयकों पर राष्ट्रपति को वीटो और पॉकेट वीटो का अधिकार है, संशोधन विधेयक पर नहीं है। फिर राज्य विधानमंडल जो संविधान संशोधन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और कठिन पद्धति है, उसमें आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। तो जब कोई संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पास हो जाता है, तब उसे राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। राज्य विधानमंडल जब उस पर विचार करते, विधानमंडल मतलब जहां पर एक सदन है विधानसभा, जहां पर 2 सदन विधान परिषद भी, उस संशोधन विधेयक को जब पास करेंगे तो वो साधारण बहुमत से पास करेंगे, 2/3 बहुमत से पास नहीं करेंगे, साधारण बहुमत से। इसके बाद राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। जैसे कुछ विधेयकों पर संसद में पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, ऐसी कोई पूर्व स्वीकृति संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए आवश्यक नहीं है। फिर राज्यों का अनुसमर्थन, समय निर्धारित नहीं। जब राज्यों के विधानमंडलों के पास विधेयक, संशोधन विधेयक अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है तो उस पर कोई तिथि, कोई समय निर्धारित नहीं है कि इतने दिन के अंदर राज्य अनुसमर्थन कर दें तो ठीक, नहीं तो फिर निरस्त हो जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये प्रावधान अमेरिका में होने लगा है आजकल, क्योंकि अमेरिका में राज्य सरकारें खूब मनमानी करती हैं, राज्य विधानमंडल खूब मनमानी करते हैं। और मान लीजिए कोई विधेयक उनके पास भेजा गया तो उसका मूड नहीं हुआ तो फुर्सत 5, 10, 15, 20, 25, 50 साल तक उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं देते। तो राज्य इस प्रकार से मनमानी करते हैं। तो आजकल कांग्रेस क्या करती है, किसी भी संशोधन विधेयक को जब पास करती है तो उसमें एक लाइन जोड़ दिया जाता है कि इस संशोधन विधेयक पर जब 2 साल, 5 साल, 7 साल, इतने वर्षों के अंदर राज्यों की 3/4 राज्यों की सहमति मिल जाएगी तब पारित होगा, अन्यथा इसे निरस्त माना जाएगा और एकदम से उसमें प्रावधान कर दिया जाता है। तो अमेरिका में यह पद्धति है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक संशोधन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका उल्लेख हमने अभी किया। अब चलें इसे संशोधन के संदर्भ में ही मौलिक अधिकारों के संबंध में संशोधन की व्यवस्था क्या है या मौलिक अधिकारों के बारे में संसद की शक्तियां क्या है। मूल अधिकारों में क्या संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है? क्या संसद मूल अधिकारों को कम कर सकती है, न्यून कर सकती है, उसको किसी प्रकार से कमी कर सकती है उसमें, या पूरी तरह से खत्म कर सकती है? इसके बारे में जो अभी तक घटनाएं घटी उस पर जरा संक्षिप्त में चर्चा करें। संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है
कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो किसी भी रूप में मौलिक अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, विधि कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को संशोधित करता हो, छीनता हो या कम करता हो। और उसके बाद दूसरी लाइन में कहा गया अनुच्छेद 13 में ही कि विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, कार्यपालिका आदेश, अधिनियम, रूढ़ी, प्रथा, ये सब सम्मिलित है। ये अनुच्छेद 13 कहता है। 1951 में जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद 1951 में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमे पर फैसला आया। उसे कहते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इस पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय का 1951 में आया, 51 में। और इस 1951 में यह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि मतलब कानून और संशोधन विधि दोनों अलग अलग है। विधि अलग है, संशोधन विधि अलग है। विधि मतलब कानून, कानून माने ऐसा कानून जो संसद के दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से पास किया, वो कानून हुआ। और संशोधन विधि अलग है। संशोधन विधि अभी जो दो पद्धतियों की हमने चर्चा की वो संशोधन विधि कहलाती है। तो कानून अलग है, संशोधन विधि अलग है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों एक नहीं। मतलब संसद यदि मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहती है तो उसे संशोधन करना होगा। कानून बना करके आप मौलिक अधिकारों को कम या छीन नहीं सकते, न तो कम कर सकते न छीन सकते। यदि आपको कम करना है या छीनना है मौलिक अधिकार तो आपको संशोधन करना पड़ेगा, ये मतलब। इसके बाद 1965 में सर्वोच्च न्यायालय का एक दूसरा निर्णय आया, उसे कहते हैं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि और 368 के अंतर्गत संशोधन विधि दोनों अलग अलग है। विधि अलग है, संशोधन विधि अलग है। मतलब यह हुआ कि अभी तक 1965 या 1967 तक समझ लीजिएगा, 50 से लेकर के 1967 तक यह पूरी आम धारणा बन चुकी थी कि मौलिक अधिकारों को कानून बना करके संशोधित नहीं किया जा सकता। यदि मौलिक अधिकारों को कम करना है, छीनना है और उसको या खत्म करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। लेकिन 1967 में गोलकनाथ का मुकदमा आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ये जो VS लिखा है इसको बनाम कहते हैं। मतलब जब कोर्ट में कोई केस जाता है उसमें वादी और प्रतिवादी होते हैं, तो वादी वर्सेस या बनाम प्रतिवादी। तो इसमें जो पहला नाम जिसका होता है वो वादी होता है और दूसरा पक्ष जो होता है प्रतिवादी होता है, उसको VS कहते हैं, वर्सेस, VERSUS। तो गोलकनाथ मुकदमा वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए यह कहा कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है उस विधि में और संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को पलट दिया और यह स्थापित किया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। एक बात ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लीजिए आज कोई निर्णय दिया, आज से 5 साल 10 साल के बाद 2 साल के बाद
इसी प्रकार का कोई मामला फिर सामने आया तो सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णय को बदल सकता है, पलट सकता है, उसके विपरीत निर्णय दे सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय न केवल भारत में अपितु दुनिया के सभी देशों में यह व्यवस्था प्रचलित है। तो 1967 के गोलकनाथ मुकदमे में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए कहा कि विधि के अंतर्गत विधि भी कानून भी आता है, साधारण कानून भी आता है और संशोधन विधि भी आता है। और इस प्रकार से संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, उसको छू नहीं सकती। ये उसने स्थापित कर दिया। चूंकि सरकार लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रमों को लागू कर रही थी, जब और इसके लिए मौलिक अधिकारों को संशोधित करना, परिवर्तित करना, उस पर नियंत्रण करना जरूरी हो गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जब ऐसा निर्णय दिया तो सरकार के हाथ बंध गए। सरकार अब कसमसाने लगी, कुछ काम करने में असमर्थ हो गई। लेकिन उस समय की राजनीतिक स्थिति यह थी कि श्रीमती गांधी की सरकार अन्य दलों के सहयोग से चल रही थी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था, उसको दूसरे दलों का सहयोग लेना पड़ा, साम्यवादी दल से सहयोग लेना पड़ा। लेकिन जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उसके बाद मध्यावधि चुनाव हुआ। 1971 में मध्यावधि चुनाव हुआ। यह भारत का पहला मध्यावधि चुनाव था। तो उस मध्यावधि चुनाव के बाद कांग्रेस को लोकसभा में 2/3 सीटें मिल गई। तो श्रीमती गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई थी 1971 के युद्ध में विजय मिलने के कारण। तो कांग्रेस को 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल गया और तब उसने गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को शून्य घोषित करते हुए संविधान में 24वां संशोधन पारित किया। इस 24वां संशोधन के अंतर्गत संसद ने यह व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की देखिएगा, उसने व्यवस्था की कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत पारित विधि से अलग है, भिन्न है। मतलब जो पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसको उसने इस संशोधन करने का सम्मिलित कर दिया और कहा कि 368 में जो विधि बनता है वह संशोधन विधि कहलाता है, संशोधन कानून कहलाता है। और अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का उपयोग किया गया है वह विधि साधारण विधि है। तो साधारण विधि और संशोधन विधि दोनों में अंतर है। उसने दूसरा प्रावधान किया कि 1900 की अनुच्छेद 368 केवल संशोधन प्रक्रिया का ही उल्लेख नहीं करता, अपितु वह संसद को संविधान में संशोधन की पूरी शक्ति देता है। क्योंकि गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अनुच्छेद 368 केवल संशोधन की प्रक्रिया बताता है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं देता। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया बताता है, संशोधन का अधिकार नहीं देता। लेकिन संसद को संशोधन का अधिकार है और वो दूसरे अनुच्छेदों में, 368 में नहीं है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, प्रक्रिया 368 में है, लेकिन यह प्रक्रिया संसद को अधिकार नहीं देता। 24वें संशोधन के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 368वां अनुच्छेद जो है वह न केवल संशोधन की प्रक्रिया बताता है, अपितु संसद को यह अधिकार देता है कि वह संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है या उसको निरस्त कर सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 24वें संशोधन 1971 में
किए गए और इस प्रकार से संसद ने यह कहा कि अब संसद को संविधान में संशोधन का पूरा अधिकार मिल गया है। इसके 2 साल के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा आया, उस पर फैसला आया। उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। और इस मुकदमे में एक प्रश्न याचिकाकर्ताओं ने उठाया कि संसद को जो संशोधन करने की शक्ति है, संसद को जो शक्ति संविधान में संशोधन के लिए दी गई है, उसकी सीमा क्या है? क्या संसद पूरे संविधान में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकती है? क्या संविधान में केवल भारत का संविधान हेडिंग को छोड़ करके सब कुछ बदल सकती है, या उसकी कोई सीमा है, उसकी कोई निश्चित लिमिटेशंस हैं? ये प्रश्न था। जब यह प्रश्न आया तो सरकार ने यह दलील दिया कि चूंकि संसद एक निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए उसे संविधान में संशोधन का पूर्ण अधिकार है। उसके इस संशोधन की शक्ति पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, कोई आप सीमा रेखा खींच नहीं सकते। मतलब कि संसद चाहे तो संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, संविधान को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, उसको यह अधिकार है। वह चाहे तो प्रजातंत्र को समाप्त करके तानाशाही की स्थापना कर सकती है, वह लोकतंत्र को समाप्त करके कोई दूसरी व्यवस्था की स्थापना कर सकती है, उसे पूरा अधिकार है। यह सरकार का कहना था। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन की शक्ति की एक सीमा है और उस सीमा के अधीन रहते हुए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इस पर विचार करना था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 13 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया और 13 न्यायाधीशों ने बहुत लंबी चौड़ी बहस करने के बाद उसने 1973 में अपना फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति सीकरी। मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति सीकरी थे। उन्होंने अपना फैसला 1973 में सुनाया। इस 13 में से 11 न्यायाधीशों का निर्णय लगभग मिलता जुलता है। 2 न्यायाधीशों ने इसके विपरीत फैसला सुनाया। तो बहुमत से निर्णय होता है, इसलिए 11 न्यायाधीशों का फैसला सामने आया। इस मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सबसे 1 नंबर पहली बात उसने कही सर्वोच्च न्यायालय ने कि FR मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है और इस प्रकार से 24वां संशोधन कानून सही है, क्योंकि 24वां संशोधन के अंतर्गत संसद ने अधिकार प्राप्त कर लिया था कि संसद को संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार है और संविधान के इस संशोधन के दायरे में अनुच्छेद मतलब के मौलिक अधिकारों का चैप्टर भी आता है। तो केशवानंद भारती के मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है और इस प्रकार से 24वां संशोधन सही है। दूसरी बात उसने कही कि अनुच्छेद 13 में जिस विधि शब्द का प्रयोग किया गया है वह विधि संशोधन विधि से भिन्न है, संशोधन विधि से अलग है। मतलब कि संशोधन विधि और साधारण विधि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय को देखिएगा। 1967 के पहले सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण था कि साधारण कानून और संशोधन कानून दोनों में अंतर है। 1967 के गोलकनाथ मुकदमे में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि के अंतर्गत संशोधन विधि भी सम्मिलित है। अब 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस
निर्णय को पलट दिया और कहा कि साधारण कानून और संशोधन कानून, साधारण विधि और संशोधन विधि दोनों में अंतर है। इस प्रकार से उसने अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया। इसके बाद तीसरी बात उसने कही कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति तो देता है, लेकिन यह उसकी शक्ति असीमित नहीं है, उसकी एक सीमा है। यह महत्वपूर्ण फैसला था। और चौथे बिंदु पर उसने कहा कि वह ऐसा संशोधन, संसद संविधान में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व अर्थात संविधान का आधारभूत ढांचा समाप्त हो जाए। मतलब संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। ये केशवानंद भारती के मामले में निर्णय का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु था। और इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह कहा कि संविधान में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पर संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। अभी तक विभिन्न मुकदमों पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है, उन निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजों को इस संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा संक्षिप्त में। इनके बारे में पूरी चर्चा इसके पहले के चर्चाओं में हो चुकी है, इसलिए इस पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, केवल संक्षिप्त में उसके पॉइंट्स को देख लीजिएगा। सबसे पहले संशोधन का, और इसमें ये दो बिंदु और हैं। इसमें एक पांचवा बिंदु है कि मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे कम भले ही किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नागरिकों को दिया गया था, मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 अधिकार थे, मूल संविधान है, और जिसे 44वें संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन संपत्ति का अधिकार है, अभी भी है, लेकिन वह संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार दोनों में अंतर होता है। तो हमें संपत्ति का अधिकार है, लेकिन वह संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती, कम कर सकती है, न्यून कर सकती है। और अगला बिंदु था संशोधन का अर्थ। मूल ढांचे को समाप्त करना नहीं हो सकता, तो मूल ढांचा हमेशा बना रहेगा। अब देखें कौन कौन से बिंदु हैं जो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। उसमें है प्रजातंत्र की व्यवस्था का समाप्त नहीं किया जा सकता, तानाशाही या कोई दूसरी व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते। दूसरा है गणतंत्र व्यवस्था, वंशानुगत पद्धति आप लागू नहीं कर सकते, गणतंत्र ही रहेगा। फिर पंथ निरपेक्षता, आप भारत को एक धर्म विशेष के अंतर्गत एक धार्मिक राज्य घोषित नहीं कर सकते। फिर संघीय व्यवस्था, संघ और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा है, तो संघीय व्यवस्था का बदल नहीं सकते, एकात्मक शासन में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। फिर संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है। भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, जबकि 24वें संशोधन के अंतर्गत यह बात सरकार के द्वारा कही गई थी कि संसद ही सर्वोपरि है, क्योंकि संसद के सदस्यों का निर्वाचन जनता करती है। तो संसद जो भी करती है जनता का उस पर समर्थन प्राप्त रहता है। ये बात गलत थी। संसद जो करती है सरकार के फैसले के अनुसार चलती है, और संसद जो भी करती है उस पर जनता की स्वीकृति या सहमति मिलेगी आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण लीजिएगा 1975-77 के दरमियान जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो जब संसद के दोनों सदनों ने इसको समर्थन दे दिया, तो यह माना गया कि इसे संसद ने चूंकि स्वीकृति दे दी है, इसलिए पूरे देश की स्वीकृति मिल गई, पूरी जनता की स्वीकृति मिल गई। लेकिन यह दावा खोखला निकला, क्योंकि 1977 में जब चुनाव हुए
तो जनता ने आपातकाल के विरुद्ध वोट दिया और जनता सरकार को विजय दिलाई। तो आपातकाल को संसद का समर्थन मिला था, जनता का समर्थन नहीं मिला था। तो श्रीमती गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी में 42वें संशोधन के द्वारा संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने का दुस्साहस किया गया था। लेकिन अब इस बात को पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है और 44वें संशोधन के अंतर्गत पुरानी व्यवस्था को, मतलब संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया गया है। मतलब भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। फिर आगे संसदीय व्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा सा विवाद है कि संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है नहीं, इसके बारे में विवाद है। लेकिन बीच बीच में राजनीतिक नेता अपना पुछल्ला छोड़ते रहते हैं और बोलते हैं कि भारत में चूंकि बहुदलीय पद्धति है, इसलिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था बहुत आवश्यक हो गया है। तो इस प्रकार से पुछल्ले उड़ाते रहते हैं, तो उस पर यह हमें ध्यान नहीं देना है। संसदीय व्यवस्था को भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके बाद विधि का शासन, यह महत्वपूर्ण व्यवस्था है। विधि का शासन, कानून का शासन और शक्तियों का पृथक्करण, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो शक्तियां विभाजित की गई हैं उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ये भी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। और कुछ मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार नहीं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ऐसे अधिकारों को आप परिवर्तित, और जैसे संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इन अधिकारों को मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो यह है संविधान संशोधन की पद्धति, मौलिक अधिकारों में संशोधन और संविधान की आधारभूत ढांचा का विवरण। इसके बारे में हमने पूरे विस्तार से चर्चा की। अब अगले चर्चा में हम अभी तक जितने संविधान में संशोधन हुए हैं इसका संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जो प्रमुख संवैधानिक संशोधन है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि सभी संशोधनों पर विचार करना उचित नहीं होगा, इसलिए कुछ प्रमुख संशोधनों के इसके अंतर्गत हम सॉर्ट आउट करके आपको बताएंगे। आपको धन्यवाद।